ये कहानी स्टार्ट होती है 1953 के समर के एक गर्म दोपहर से, जब एक जवान लड़की एनी पापुआ न्यू गिनी के एक एकांत फॉरेस्ट के बीचों बीच खड़ी थी। उसके आसपास उसके रिलेटिव्स और उसके गांव वाले इकट्ठे थे। सभी लोग अपने आंसुओं को संभालते हुए एनी की बहन टॉन की मौत का गम मना रहे थे। टॉन की मौत 3 दिन पहले एक अजीब और डरावनी बीमारी से हुई थी, जो उसके गांव के लोग कुरु के नाम से जानते थे। लेकिन ये बीमारी सिर्फ एनी के गांव में ही होती थी और बस वहीं के लोग ही इससे अफेक्टेड थे। एक बहुत ही स्ट्रेंज सी बात थी कि ये बीमारी सिर्फ इस छोटे से समुदाय तक ही सीमित थी, जहां हर साल किसी ना किसी को ये बीमारी लग ही जाती थी और एक ही पैटर्न रिपीट होता था। जैसे ही किसी को ये ट्रेमलिंग स्टार्ट होता, सबको पता था कि अब 1 साल के अंदर ही उस इंसान के सारे मसल्स खत्म हो जाएंगे और फिर वो मर जाएगा। पर सवाल ये है कि ये अजीब सी बीमारी थी क्या और क्यों ये सिर्फ इस छोटे से ट्राइब में ही फैल रही थी। पर इस स्टोरी पर जाने से पहले मैं आप सबसे माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि ये वीडियो डालने में मैंने काफी लेट कर दिया। अब दोस्तों, इसका कारण तो ये है कि कुछ दिनों से मेरा तबीयत काफी खराब चल रहा था। सच कहूँ तो मेरे गले के सारे तार ही हिल गए थे। अब जाकर थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ तो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ज्यादा कुछ ना कहते हुए लेट्स गो टू द स्टोरी। एनी की बहन टॉन भी इसी हालत से गुजर रही थी। उसके हाथ और पैर कांपने लगे थे। फिर धीरे धीरे वो चलने फिरने के लायक भी नहीं रह गई थी। आखिरी वक्त तक टॉन के गले के मसल्स भी काम करना बंद कर गए। इसी की वजह से वो कुछ खा भी नहीं पा रही थी, चाहे वो भूखी ही क्यों ना हो। धीरे धीरे उसकी मौत भूख से हो गई, जो एक बहुत ही पेनफुल और स्लो तरीके से मरने की वजह बनी। ये बीमारी कोई 1-2 बार नहीं, बल्कि हर साल गांव के किसी ना किसी को लग ही जाती थी। गांव के लोग इस बीमारी से बचे रहने के लिए हर तरीके की रस्में और प्रेयर्स भी करते थे, लेकिन सब बेकार होता था। गांव के लोग इस बीमारी को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसका कोई इलाज या जवाब नहीं मिल रहा था। सबको बस ये पता था, जिसे ये ट्रेमलिंग शुरू होता है उसका एंड तो वहीं से हो जाता है। सब मसल्स धीरे धीरे फेल हो जाते हैं और आखिरी में इंसान भूख से मर जाता है। एनी अपने बहन टॉन के फ्यूनरल के 1 हफ्ते बाद खुले आग के चूल्हे के सामने खड़ी थी। पोर्क और स्वीट पोटैटोस बना रही थी। जैसे ही उसने मीट को पलटने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उसके दिमाग में अब तक की सारी चीजें फ्लैशबैक होने लगी। गांव वाले और उसका परिवार सब मिलकर एक एलेबरेट फ्यूनरल सेरेमनी में लगे हुए थे, जो उनके ट्रेडिशन का एक हिस्सा था। ये रस्म सिर्फ शोक मनाने के लिए नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरी स्पिरिचुअल बिलीफ थी कि जो मरने वाले की आत्मा है वो उस जादू टोना करने वाले से बदला ले सके, जिसने कुरु का ये श्राप दिया था। एनी और उसके लोग फोरा कम्युनिटी के थे, जो पापुआ न्यू गिनी के बहुत ही घने और आइसोलेटेड जंगलों में रहते थे। ये कम्युनिटी लगभग 11,000 लोगों की थी, लेकिन कुरु बीमारी उनके ऊपर एक भूत बनकर छा गया था। हर साल लगभग 200 लोग कुरु से मर जाते थे और उसमें से अधिकतर औरतें ही होती थी। ये जानलेवा बीमारी औरतों को ही सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रही थी, जो उनकी कम्युनिटी के लिए एक एग्जिस्टेंस थ्रेट बन गई थी। एनी जानती थी कि अगर ये बीमारी ऐसे ही चलती रही तो एक दिन पूरा गांव खत्म हो सकता है। इतना ही नहीं, 1953 तक इतनी ज्यादा औरतें मर चुकी थी कि उनके गांव में आदमियों का रेशियो 3 गुना ज्यादा हो गया था औरतों के मुकाबले। ये सब देखकर उन सबको ये डर था कि उनका एक दिन अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। कुरु के पीछे एक और कारण था जो उन लोगों को डराता था। फोरा लोगों के लिए कुरु सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, बल्कि एक श्राप थी। गांव के लोग ये मानते थे कि ये बीमारी जादू टोना करने वाले किसी के श्राप से होती है। यानी ये कोल्ड या फीवर जैसी आम बीमारी नहीं थी, ये कोई जादू के थ्रू लगाई गई थी। कहीं दूर का सॉर्सरर जो उनके जंगल में आके लोगों पर कुरु का जादू करता था और ज्यादातर औरतों को ही टारगेट करता था। इस श्राप से बचने के लिए फोरा लोग बहुत ही एलाबरेट और डिटेल फ्यूनरल
ऑर्गेनाइज करते थे। इनका विश्वास था कि अगर उन्होंने फ्यूनरल का हर एक स्टेप बिल्कुल परफेक्ट किया, 3 दिन तक प्रेयर्स, रिचुअल और हर एक ट्रेडिशन को पूरे तरीके से फॉलो किया, तो मरने वाले की आत्मा उस सॉर्सरर का पीछा करेगा। ये रस्म एक तरह से आत्मा को उठा के उसे श्राप देने वाले का बदला लेने के लिए भेजने जैसी ही थी। टॉन के फ्यूनरल के वक्त भी एनी और उसका गांव पूरी मेहनत से इन रस्मों को निभा रहे थे। हर एक डिटेल का ख्याल रखा जा रहा था ताकि उनका विश्वास पूरा हो सके कि टॉन की आत्मा उठकर उस सॉर्सरर से बदला ले पाए जो उसके मौत का जिम्मेवार था। और जब ये 3 दिन का फ्यूनरल सेरेमनी खत्म हुआ तो एनी और उसके गांव के लोगों को पूरा यकीन था कि उन्होंने सब कुछ ठीक से किया है। लेकिन एनी के दिमाग के एक कोने में ये सवाल बार बार आता था, क्या ये सब कुछ सच में सही है? उन्हें लगता था कि अब टॉन की आत्मा जरूर बदला लेगी, पर क्या ये सच में हो पाएगा? क्या टॉन की आत्मा उठकर सच में उस इंसान से बदला ले पाएगी जो इस सब के लिए जिम्मेदार था? और जब एनी आग के ऊपर खाना बना रही थी तो उसके मन में ये सोच बार बार आ रही थी। एनी का हाथ जब कांपने लगा तो उस मोमेंट में उसने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि नहीं, ये कुरु नहीं है, मैं बस थक गई हूँ, आज काम ज्यादा कर लिया था इसलिए हाथ कांप रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी कि ये वही सिम्टम्स है जो कुरु के शुरुआत में होती है। उसने अपने हाथों का कांपना सबसे छुपाने की कोशिश की, लेकिन 1 महीने के अंदर चीजें और भी ज्यादा बिगड़ गई। अब सिर्फ हाथ ही नहीं, एनी के पैर भी कांपने लगे थे और उसके लिए बिना गिरे सीधा खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया था। जब उसके पैर इतने कमजोर हो गए कि वो बिना मदद के चल भी नहीं पा रही थी, तब एनी को पता चला कि ये कुरु ही है। और कुरु का मतलब था एक सर्टेन मौत जो कोई नहीं रोक सकता था। ये 100% फैटल इलनेस थी। इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं था और गांव वालों को बस ये पता होता था कि जब किसी को भी कुरु हो जाता है तो बस उसके लिए मरने की तैयारी शुरू करनी होती है। हर कोई एनी के मौत के लिए मेंटल प्रिपरेशन कर रहा था ताकि जब वो चली जाए तो उसका एक एलेबरेट फ्यूनरल प्रोसेस किया जा सके। एनी के लिए ये सिचुएशन और भी ज्यादा टेरिफाइंग थी। उसने अपनी आंखों से अपनी बहन टॉन और कितने ही लोगों को धीरे धीरे कुरु से मरते हुए देखा था। वो जानती थी कि ये मौत कितनी पेनफुल और स्लो होती है और उसके अंदर का डर और बढ़ गया था। उसने सोचा, मैं इस तरह की हॉरिफाइंग मौत का इंतजार नहीं कर सकती, कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुरु से मारो की एक अनकही परंपरा जुड़ी हुई थी। वो सब अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लेते थे, लेकिन एनी ने सोचा वो कुछ अलग करेगी, कुछ ऐसा जो अब तक किसी ने भी नहीं किया। और तभी एनी ने एक रिस्की और ड्रास्टिक स्टेप लेने का फैसला किया। 1950 के दौरान पापुआ न्यू गिनी के फॉरेस्ट तक कुछ ऑस्ट्रेलियन कॉलोनिस्ट और रिसर्चर्स आ गए थे। ये लोग कुछ दिनों से उस एरिया के आसपास दिख रहे थे, लेकिन अब तक उनका डायरेक्ट कांटेक्ट फोरा कम्युनिटी के साथ नहीं हुआ था। गांव के लोग जब कभी इनसे दूर से मुलाकात करते थे तो इन्हें ये अजीब और बिल्कुल ही अलग लगते थे। उनके रंग, कपड़े और पूरा हुलिया ही उनसे बिल्कुल ही अलग था। एनी और उसके गांव के लोग इन ऑस्ट्रेलियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन एनी के पास अब और कोई रास्ता नहीं था। गांव के लोग तो ये मान रहे थे कि कुरु एक श्राप है जिसका कोई इलाज उनके पास नहीं था, लेकिन एनी को ये उम्मीद थी शायद ये बाहर के ऑस्ट्रेलियंस कुछ मदद कर सके, शायद उनके पास कोई सॉल्यूशन हो जो उसकी जान बचा सके। ये डिसीजन लेना बहुत ही बड़ा रिस्क था क्योंकि फोरा कम्युनिटी के लिए आउटसाइडर से मदद लेना एक बहुत ही बड़ा टैबू था। अगर एनी किसी तरह से अपनी जान बचा भी लेती तो उसका गांव उसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं, ये एक अलग ही सवाल था। लेकिन अब उसके पास कोई और चॉइस नहीं बचा था। डिप्रेशन में उसने सोचा कि वो अपनी कम्युनिटी के कस्टम्स को ब्रेक कर देगी और एक अलग ही रास्ते पर चलेगी। कुरु से कांपते हुए भी एनी ने एक डंडे का सहारा लिया और अपने पैरों पर खड़ी हुई। धीरे धीरे वो अपने हाथों और पैरों के कांपने के बावजूद अपने गांव से बाहर निकलने लगी। चुपचाप बिना किसी को बताए उसने अपना सफर शुरू किया। जब तक गांव वाले उसे देख पाते वो उनकी नजरों से दूर हो चुकी थी। फिर उसने अपना रास्ता जंगल के बीचों बीच बना लिया, ये सोचकर कि
शायद कहीं उसे कोई सॉल्यूशन मिल सके। एनी का ये कदम रिस्की तो था, लेकिन उस वक्त उसे अपने लिए और कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा था। जंगल के रास्ते पर चलती एनी के मन में एक ही बात थी, क्या ये आउटसाइडर्स उसे बचा पाएंगे? एनी ने जब उस जंगल के रास्ते पर अपनी चाल देखनी शुरू की तो उसे ये अंदाजा था कि वो एक अजीब और अनफैमिलियर टेरिटरी में जा रही है। धीरे धीरे वो एक क्लियरिंग तक पहुंच गई जहां एक घर था। ये बिल्कुल अलग था, कुछ ऐसा जो उसके गांव के लोगों ने कभी नहीं बनाया था। ये साफ दिख रहा था कि ये एक आउटसाइडर का ही घर था जो उसके जंगल के आसपास बनाया गया था। एनी थोड़ी हेजिटेंट थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और घर के दरवाजे तक पहुंच गई। उसने दरवाजा खटखटाया और कुछ ही पल बाद दरवाजा खुल गया और दरवाजा खोलने वाला एक ऑस्ट्रेलियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट था, रोनाल्ड ब्रंट, जो एनी के लिए थोड़ा फैमिलियर था। रोनाल्ड ने पहले भी उसके गांव के लोगों से मिलने की कोशिश की थी, इंटरव्यू लेने की, ताकि वो फोरा लोगों के कल्चर के बारे में जान सके। एनी को याद था कि उसका गांव रोनाल्ड से बात करना नहीं चाहता था, लेकिन एनी को ये रिलीफ था कि वो एक जाने पहचाने चेहरे के सामने खड़ी थी। रोनाल्ड, जो लंबा और पतला था, अपने टिपिकल ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में कपड़े पहने हुए थे और चश्मे लगाए एनी को घूर रहा था। एनी को लग रहा था कि शायद ये वो चांस हो सकता है जहां से उसकी मदद हो सके, लेकिन एनी जैसे ही बोलने लगी उसके शब्दों में कुछ अजीब सी गलती होने लगी। उसके शब्द ठीक से नहीं निकल रहे थे, उसके शब्दों में बहुत ही ज्यादा लड़खड़ाहट थी। तब एनी को समझ आया कि कुरू का श्राप उसके गले के मसल्स को भी अफेक्ट कर रहा था। उसके लिए बोलना मुश्किल हो गया था, लेकिन रोनाल्ड, जो फोरा लोगों के बारे में काफी रिसर्च कर चुका था, उसने एनी की डिप्रेशन को देखकर ये अंदाजा लगा लिया कि वो यहाँ पर क्यों आई है। रोनाल्ड ने अपनी स्टडीज के दौरान कुरू के बारे में काफी सुन चुका था, लेकिन रोनाल्ड का मानना था कि ये बीमारी कोई रियल इलनेस नहीं थी, बल्कि साइकोमैटिक थी। यानी उसका विश्वास था कि कुरू एक एक्यूट हिस्टेरिया का नतीजा था, जिसमें लोग बस ये मान लेते हैं कि उन्हें एक बीमारी है और फिर उनका डेथ उसी विश्वास के कारण हो जाता है। रोनाल्ड ने उसकी हालत देखते हुए उसे रोका और उसकी लैंग्वेज में कम्युनिकेट किया, तुम्हें कुरू नहीं है, तुम बस हिस्टेरिकल हो, ये सब तुम्हारे दिमाग का ही एक खेल है। और फिर रोनाल्ड ने एनी के सामने ही दरवाजा बंद कर दिया। एनी को समझ नहीं आया कि वो अब क्या करे। उसका दिल टूट गया और उसे डर था कि शायद कोई उसके गांव का देख लेगा इन आउटसाइडर से मिलते हुए। वो एकदम शर्मिंदा और बेहाल थी, उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसने अपना मन मारकर गांव वापस लौटने का फैसला किया। 9 महीने बाद एनी की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसका शरीर पूरी तरह से कुरू के पैटर्न को फॉलो कर रहा था। उसने अपनी बॉडी का कंट्रोल लगभग खो ही दिया था। वो बस अब सिर्फ थोड़ा पानी ही मुश्किल से पी पाती थी। वो बहुत बुरा महसूस कर रही थी और उसे पता था कि मौत उसके बहुत ही करीब है। रोनाल्ड के साथ हुई वो छोटी सी मुलाकात ने उसकी बची हुई उम्मीद भी तोड़ दी थी। अब वो अपने गांव में वापस आकर बस मौत का ही इंतजार कर रही थी, जैसे हर दूसरा कुरू का शिकार करता था। एनी के लिए कुरू के ये फिजिकल सिम्टम्स बिल्कुल ही बर्दाश्त के बाहर थे, लेकिन सबसे डरावना हिस्सा अब तक आना बाकी था, द लाफिंग डेथ। कुरू के फाइनल स्टेज को फोरा लोग कभी कभी यही नाम देते थे, क्योंकि जब कोई इंसान कुरू के टर्मिनल स्टेज पर पहुंचता था तब वो बस हंसना शुरू कर देता था। ये कोई नॉर्मल हंसी नहीं थी, ना ही ये कोई खुशी या मजाक का नतीजा थी। ये हंसी बस एक अनएक्सप्लेनेबल रिएक्शन थी जो बीमारी के फाइनल मोमेंट्स में इंसान के कंट्रोल के बाहर थी। चाहे इंसान अंदर से रोने की हालत में हो या दुख में डूबा हुआ हो, लेकिन उसका शरीर बस अनकंट्रोल होकर हंसने लगता था। और एनी ये जानती थी कि उसके लिए भी ये हालत कोई दूर नहीं थी। एनी की हालत धीरे धीरे और भी बदतर होती जा रही थी। जब उस पर लाफिंग डेथ का असर शुरू हुआ तो वो हंसी और रोना एक साथ
साथ ही एक्सपीरियंस कर पा रही थी। उसका पूरा शरीर अनकंट्रोल होकर हंसी में जकड़ा हुआ था, लेकिन उसके इमोशंस और थॉट्स बिल्कुल ही अलग थे। अंदर से वो रो रही थी, दुख और पीड़ा से घिरी हुई थी। वो अंदर से तो दुख और पीड़ा से भरी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा हंसी से भरा हुआ था। ये कुरु का सबसे टेरिफाइंग और लास्ट स्टेज था। हर कोई गांव में ये जानता था कि ये हंसी सिर्फ एक ही चीज का इंडिकेशन था, वो था मौत का वक्त नजदीक है। गांव वाले एनी के लिए अपने एलिब्रेट रिचुअलिस्टिक फ्यूनरल की तैयारी और भी ज्यादा तेजी से बढ़ा रहे थे। सब बस ये इंतजार कर रहे थे कि एनी का सफर कब खत्म होगा और वो कब अपनी आखिरी सांसें लेगी। एनी को इस बात का पूरा एहसास था कि सब के सब बस फाइनल मोमेंट का इंतजार कर रहे थे, और ये रियलाइजेशन और भी ज्यादा पेनफुल था। जब तुम जानते हो कि सब तुम्हारी मौत का इंतजार कर रहे हैं और तुम्हारा शरीर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो उस बेचैनी का एहसास एनी के लिए अनबियरेबल हो गया था। कुछ हफ्ते बाद जब एनी ने कुरु के लाफिंग स्टेज में प्रवेश किया था, उसने अपनी आखिरी सांसें ली। 1 साल के अंदर बिल्कुल उसी दिन के आसपास जब एनी ने पहली बार अपनी हाथों का कांपना नोटिस किया था और वो खाना बना रही थी, उसकी जिंदगी का उसी दिन अंत हो गया। एनी के मौत के बाद भी कुरु गांव के लोगों के बीच एक नाइटमेयर की तरह फैल रहा था। अगले 7 सालों तक हर साल लगभग 200 फोरा लोग कुरु से मरते रहे, बिल्कुल घड़ी के सुई की तरह, एक के बाद एक। गांव के लोगों के लिए ये बीमारी उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई थी, जैसे मौत के साथ रहना एक नॉर्मल बात हो। कोई भी नहीं जानता था कि इसे कैसे रोका जाए, और पूरी गांव की कम्युनिटी विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई थी। 1961 में एनी की मौत के 7 साल बाद एक मेडिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट शेरली लिंडन बाम न्यूयॉर्क के सिटी यूनिवर्सिटी में अपने ऑफिस में बैठी हुई थी। वो पुराने साइंटिफिक आर्टिकल्स को देख रही थी जब उसकी नज़र एक ऑस्ट्रेलियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के आर्टिकल पर पड़ी, और वो आर्टिकल था रोनाल्ड ब्रंट का। हाँ, वही रोनाल्ड जिसने एनी के सामने दरवाजा बंद कर दिया था और कहा था कि कुरु रियल नहीं है, बल्कि ये एक साइकोमैटिक इलनेस है। रोनाल्ड अपने आर्टिकल में कुरु के सिम्टम्स का जिक्र कर रहा था, ट्रेमलिंग मसल, कंट्रोल लॉस, मूड स्विंग्स, लेकिन रोनाल्ड का मानना था कि ये सब दिमाग का ही खेल था, कोई रियल बीमारी नहीं। लेकिन जब शेरले ने ये सिम्टम्स पढ़े तो उसने सोचा कि रोनाल्ड ने कैसे डिसाइड कर लिया कि ये साइकोमैटिक है। उसकी नज़र में ये सिम्टम्स किसी न्यूरोलॉजिकल डिजीज के जैसे लग रहे थे। शेरले ने अपनी क्यूरियोसिटी को फॉलो करते हुए कुरु पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इसी पॉइंट से कुरु का असली राज धीरे धीरे खुलने लगा। शेरले के रिसर्च ने कुरु के आसपास जो मिथ्स और बिलीफ्स बने हुए थे उन्हें तोड़ने की शुरुआत की और दुनिया को ये समझने का मौका दिया कि ये बीमारी क्या थी और असल में कैसे फैल रही थी। शेरले को जब कुरु के बारे में और रिसर्च करने का मन हुआ तो उसने ये डिसाइड किया कि उस गैप को वो फिल करेगी जो रोनाल्ड ब्रंट जैसे रिसर्चर्स ने अब तक छोड़ दिया था। रोनाल्ड का कहना था कि कुरु साइकोमैटिक इलनेस है, लेकिन शेरले को ये कंक्लूजन बहुत वीक लग रहा था। उसने सोचा कि कुछ और है जो लोगों के दिमाग को डैमेज कर रहा है और ये ट्यूमर्स और डेथ का कारण बन रहा है। यही सोचकर अगले समर में शेरली ने अपने न्यूयॉर्क से पापुआ न्यू गिनी का रुख किया। उसका एम था कि कुरु के पीछे का असली सच को समझना। जब वो वहां पहुंची तो कुछ फोरा गांव के लोग उसे मिला करते और अपने कस्टम्स और ट्रेडिशंस के बारे में बताते। गांव वाले समझते थे कि ये एक श्राप है, लेकिन शेरले को कुछ और ही समझ आ रहा था। एक गांव जाते वक्त शेरले को एक और गोरा आदमी देखने को मिला जो वहां पर ऐसे घूम रहा था जैसे कि वो भी एक आउटसाइडर ही हो। शेरले ने उस आदमी से बात की और पता चला कि वो डॉक्टर माइकल एल्पर्स था। डॉक्टर एल्पर्स भी कुरु को समझने के लिए वहां टाइम स्पेंड कर रहा था और उसे भी रोनाल्ड ब्रंट की थ्योरी में शक था। उसने ये नहीं माना था कि कुरु बस एक मन का भ्रम है, बल्कि वो भी इस बीमारी के रियल कॉज को समझने के लिए क्यूरियस था। डॉक्टर एल्पर्स और शेरले जल्दी एक टीम बन गए
और उन्होंने अपनी रिसर्च को शेयर करना शुरू किया। शिर्ले ने डॉक्टर एल्फर्स को बताया कि जब उसने पहले पापुआ न्यू गिनी आना शुरू किया था तब उसका मानना था कि कुरु एक जेनेटिक ब्रेन डिजीज है जो पेरेंट से बच्चों तक ट्रांसफर होती है। लेकिन जब उसने गांव वालों पर और ज्यादा रिसर्च की तो उसे लगा कि ये थ्योरी गलत है। कुरु जेनेटिक नहीं था बल्कि ये गांव के टाइट निट सोशल ग्रुप में स्प्रेड हो रहा था। ये एक कॉन्टेजियस डिजीज लग रहा था जो कि करीबी रिश्तेदारों में फैल रहा था। लेकिन ये कॉन्टेजियस थ्योरी के बाद भी कुछ चीजें क्लियर नहीं थी। शिर्ले ने एक सवाल उठाया था, क्यों ज्यादातर महिलाएं ही कुरु से अफेक्टेड थी, और अगर ये कंटेजियस है तो उसे या डॉक्टर एल्पर्स को अब तक ये बीमारी क्यों नहीं हुई। डॉक्टर एल्पर्स ने शिर्ले की बातें सुनी और उससे पता चला कि उसने भी सिमिलर ऑब्जर्वेशन की थी। लेकिन एक स्ट्रेंज पैटर्न डॉक्टर एल्पर्स ने नोट किया था। सिर्फ औरतें नहीं बल्कि बच्चे भी कुरु का शिकार हो रहे थे। काफी बच्चे भी कुरु से अफेक्टेड हो रहे थे। ये डिजीज जेंडर और एज के हिसाब से एक अलग ही पैटर्न को फॉलो कर रही थी। उस वक्त डॉक्टर एल्पर्स ने शिर्ले को बताया कि एक 12 साल का लड़का उस गांव में अपने कुरु के फाइनल स्टेज में था जो लाफिंग डेथ के स्टेज में पहुंच गया था। लड़के के पेरेंट्स ये जानते थे कि अब उसका एंड नजदीक है और वो बस अपने बेटे के मौत का इंतजार में बैठे हुए थे। यही सिचुएशन थी जो शिर्ले और एल्पर्स को और भी ज्यादा डिटरमाइंड बनाती थी कि वो कुरु के पीछे की असली वजह को ढूंढ रहे थे। डॉक्टर एल्पर्स और शिर्ले के रिसर्च में जब वो 12 साल के लड़के की मौत हुई तो लड़के के पेरेंट्स इतने ज्यादा ग्रीफ स्ट्रिकन और डिस्परेट हो गए थे कि जब डॉक्टर एल्पर्स ने उनको ऑटोप्सी कराने का ऑफर दिया तो उन्होंने हाँ कर दी। ये डिसीजन बिल्कुल ही फोरा कम्युनिटी के परंपराओं के अगेंस्ट था, क्योंकि वहाँ के लोगों के लिए मरने के बाद शरीर को छेदना एक बड़ा टैबू था। लेकिन कुरु के डर और यूं उनके एक्सटिंक्ट हो जाने के खौफ ने मजबूर कर दिया उन्हें। कुछ दिन बाद लड़का गुजर गया और अब डॉक्टर एल्फर्स शिर्ले के पास एक मौका था कुरु का रियल कॉज समझने का। डॉक्टर एल्फर्स ने लड़के के शरीर का ऑटोप्सी एक जंगल के क्लियरिंग में किया था, गांव वालों की नजरों से दूर। जब उसने लड़के के स्कल को खोला और ब्रेन को रिवील किया तो उसने तुरंत शिर्ले को बुलाया, तुम्हें ये देखना होगा, देखो जरा। शिर्ले जब उसके पास आई और ब्रेन की तरफ देखा तो बिना किसी प्रियर मेडिकल नॉलेज के भी समझ आ गया कि कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। लड़के का दिमाग बुरी तरह से छेदों से भरा हुआ था, जैसे कि उस पर किसी कीड़े ने छेद कर दिए हो। ये देखकर शिर्ले और एल्फर्स को तुरंत समझ आ गया कि ये कोई साइकोमैटिक इलनेस नहीं थी, ये एक रियल डिजीज थी जो लोगों के ब्रेन को डायरेक्टली अफेक्ट कर रही थी। और इस डिस्कवरी का मतलब था कि अब इस ब्रेन सैंपल को फर्दर टेस्टिंग के लिए भेजना जरूरी था। एक साल बाद जब शिर्ले न्यूयॉर्क में अपने ऑफिस में थी, उसे एक लेटर मिला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की तरफ से। ये वही फैसिलिटी थी जहां उसने और डॉक्टर एल्फर्स ने लड़के के दिमाग के सैंपल को भेजा था। एक्साइटेड और थोड़ा एंशियस होकर शिर्ले ने लेटर को खोला और रिपोर्ट पढ़ी। रिसर्चर्स ने बताया कि उन्होंने पिछले 1 साल में लड़के के ब्रेन टिश्यूज का स्टडी किया था और जब तक वो ये समझने में सक्सेसफुल नहीं हुए कि कुरु का असली कारण क्या है, वेदर इट वाज अ वायरस और इन्फेक्शन, उन्होंने बहुत ही बड़ा क्लू डिस्कवर किया था। NIH रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान लड़के के ब्रेन टिश्यूज को एक चिंपैंजी में इंजेक्ट किया और कुछ ही वक्त में चिंपैंजी को कुरु के सिम्टम्स डेवलप होने लगे। इस एक्सपेरिमेंट ने एक बात तो क्लियर कर दी थी कि कुरु कॉन्टेजियस था और इन्फेक्टेड ब्रेन टिश्यूज के कांटेक्ट से स्प्रेड होता था। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल बाकी था, इन्फेक्टेड ब्रेन टिश्यूज कैसे एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचता था, ये अब तक एक मिस्ट्री थी। शिर्ले को रिपोर्ट पढ़ते वक्त एक फ्लैश आया, क्योंकि उसने अपनी पापुआ न्यू गिनी के फील्ड रिसर्च में फोरा लोगों के कस्टम्स और रिचुअल्स के बारे में
बहुत कुछ जाना था। उसे समझ आ गया था कि कैसे इन्फेक्टेड ब्रेन एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंच सकता था, एक ऐसी प्रैक्टिस से जो कि सिर्फ फोरा लोगों के बीच में ही थी। फोरा कम्युनिटी का विश्वास था कि हर इंसान के अंदर 5 अलग अलग आत्माएं होती हैं। उनमें से एक आत्मा जो मरने के बाद एक्टिवेट होती थी, वो मरने वाले के बदले को पूरा करने के लिए बुलाई जाती थी। मरने वाले को ऑनर करने के लिए रस्म थी जो बिना उसके मौत का कारण जाने फॉलो की जा रही थी। कैनिबलिज्म या आदमखोरी एक ऐसी परंपरा जिसमें मरने वाले के बॉडी, स्पेशली उसके दिमाग को रिचुअलिस्टिकली कुछ लोगों द्वारा खा लिया जाता था, जो उसके आत्मा को शांति देने के लिए होता था। कुरु, जो पहले फोरा लोगों के लिए एक सॉर्सरर के श्राप का नतीजा माना जाता था, उसका असली राज अब धीरे धीरे समझ आने लगा था। उनका विश्वास था कि जब कोई कुरु से मर जाता था तो उसकी आत्माओं में से एक, जो बदला लेने वाली होती थी, सॉर्सरर को ढूंढकर उसे मार देती थी। लेकिन ये सिर्फ एक आत्मा का काम था। फोरा लोग ये भी मानते थे कि हर इंसान के अंदर 5 अलग अलग आत्माएं होती हैं और इनमें से एक थी क्विला। कोला का मतलब था फ्लैश या मांस, और ये एक तरह का डेथ और डीके का मैनिफेस्टेशन था। फोरा लोग मानते थे कि जब कोई इंसान मर जाता था तो उसके शरीर को एक सही जगह पर रखना बहुत ही जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके सड़े हुए मांस से हवा पॉल्यूटेड हो जाती है और ये मौत और डीके को जन्म देता है। कोयला को सही तरीके से स्टोर करना बहुत ही जरूरी था और फोरा लोगों के विश्वास के मुताबिक इसे स्टोर करने का सबसे सेफेस्ट प्लेस औरतों का शरीर था, क्योंकि उनका मानना था कि औरतों का शरीर ज्यादा अच्छे तरीके से उन आत्माओं को संभाल कर रख सकती है। लेकिन कोयला को स्टोर करने का प्रोसेस बहुत ही स्पेसिफिक था और सिर्फ औरतें इस रिचुअल को कर सकती थी। जब कोई इंसान मर जाता था तो कुछ दिनों बाद एक बड़ा सा दावत का अरेंजमेंट किया जाता था, और ये दावत किसी आम खाने का नहीं होता था, बल्कि मरने वाले इंसान के शरीर का होता था। फोरा लोगों के लिए ये कैनिबलिस्टिक रिचुअल एक एक्ट ऑफ लव था, क्योंकि इस तरह से वो अपने मरने वाले रिलेटिव्स को कंज्यूम करके उनका मान रखते थे और अपने लोगों को कोयला से बचाते थे। और सबसे ज्यादा डिलीशियस माना जाता था वो था ब्रेन। ब्रेन को खाना सिर्फ क्लोज फीमेल रिलेटिव्स के लिए रिजर्व्ड होता था। जब एनी की बहन टॉन का फ्यूनरल हुआ तो एनी ने भी टॉन का ब्रेन खाया था, बिना ये जाने कि ये उसके लिए मौत का सबब बनेगा। ये ब्रेन जो कुरु वायरस से इन्फेक्टेड था वाज द की रीजन जो कुरु को स्प्रेड करता था। एक और छुपी हुई बात जो शेरले ने अपने रिसर्च में डिस्कवर की थी वो ये था कि कई औरतें जो ब्रेन को कंज्यूम करती थी, वो चुपके से इस स्वाद को चखाने के लिए थोड़ा सा हिस्सा अपने बच्चों को ट्रीट के रूप में दे देती थी। वो बस थोड़ा सा लाड़ प्यार दिखाने के लिए ये सब कर देती थी। लेकिन उस वक्त किसी को ये नहीं पता था कि ये ट्रीट कुरु का असर बच्चों तक भी फैला रहा था। इसी वजह से बच्चे भी कुरु का शिकार हो रहे थे। सिरले के इस डिस्कवरी के बाद कुछ ही सालों में ऑस्ट्रेलियन कॉलोनियल गवर्नमेंट ने पापुआ न्यू गिनी में रिचुअलिस्टिक कैनिबलिज्म को बैन करा दिया। उन्होंने फोरा लोगों को समझाया कि ये आदमखोरी उन्हें मार रहा है। गांव के लोग जो कुरु के डर से पहले ही परेशान हो चुके थे, इस रूल को अपनाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने मरने वालों का मांस खाना बंद कर दिया और धीरे धीरे कुरु का बिल्कुल ही अंत हो गया। जहां पहले कुरु के वजह से फोरा लोग विलुप्त होने के कगार तक पहुंच गए थे, अब उनकी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ने लगी। आज के दिन फोरा पॉपुलेशन 2 गुनी हो चुकी है और कुरु जैसी बीमारी उनके बीच लगभग खत्म ही हो गई है। और फाइनली 1990 तक साइंटिस्ट ने कुरु का एक्चुअल कॉज फाइनली समझ लिया था। कुरु प्रियॉन्स जो इन्फेक्टेड ब्रेन टिश्यू में होते थे, वो लोगों के नर्वस सिस्टम को अटैक करते थे और यही इस डेडली डिजीज का असली राज था। 1960 के दौरान जब कुरु के खौफ को समझने का सिलसिला शुरू हुआ था तो सबसे पहला सॉल्यूशन जो मिला वो था डोंट ईट अनदर पीपल। ये सीधा और सिंपल सॉल्यूशन था, लेकिन उस वक्त किसी को ये समझ नहीं आया था कि कुरु असल में बॉडी के अंदर कैसे काम कर रहा था।
शिर्ले के डिस्कवरी के बाद भी डिकेड्स तक ये मिस्ट्री बनी रही कि कुरु के सिम्टम्स इंसान के शरीर में कैसे डेवलप होते हैं। लेकिन 1990 में रिसर्चर्स ने फाइनली इस डेडली डिजीज का रियल मैकेनिज्म समझना शुरू किया। कुरु के शिकार लोगों के दिमाग में कुछ प्रोटीन्स होते थे जो गलत तरीके से फोल्ड हो जाते हैं, और जब ये प्रोटीन्स गलत शेप में फोल्ड हो जाते हैं तो वो अपनी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाते। इस प्रियॉन डिसफंक्शन के कारण ब्रेन सेल्स रैपिड स्पीड से मरने लगते थे। जैसे जैसे ब्रेन सेल्स मरते थे, ब्रेन श्रिंक होता चला जाता था और उसमें छोटे छोटे होल्स डेवलप हो जाते थे, बिल्कुल वैसे जैसे वर्म्स ने ब्रेन को अंदर से खोखला कर दिया हो। इसी तरह से ब्रेन पूरी तरह से डैमेज हो जाता था और पेशेंट कुरु के फेटल स्टेज में एंटर कर जाता था। इस डिस्कवरी ने कुरु के रियल नेचर को एक्सपोज किया। ये प्रियॉन डिजीज डायरेक्ट ब्रेन टिश्यूज को डैमेज करती है और इसका कोई इलाज भी नहीं होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये स्टोरी? हमें कमेंट करें और साथ ही वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, ताकि ऐसी कहानियां हम आपके पास लाते रहें। और हम जल्द ही मिलेंगे हमारे अगले वीडियो पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।